काफ़ी दूर तक फुटपाथ पर पैदल चलता रहा। मेरी निगाहें आसपास से गुजरते हुए हर शख्स का जायजा ले रही थीं। अजीब जाहिलों का शहर था। कोई अखबार ही नहीं पढ़ता था, या पढ़ता भी था तो इस किस्म की खबरों पर तवज्जो नहीं देता था। वैसे मुझे अखबारी खबरों का ख्याल भी आ गया। ऐसी तस्वीर और ऐसे इनामात की तफसील अक्सर अखबारात में छपती रहती है। मतलूबा मुजरिम गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ऐलान शुदा इनाम किसे हासिल हुआ। हो सकता है लोग ऐसी खबरों पर या ऐसे इश्तिहारात पर तवज्जो ही न देते हों। मैं तो ये सोच चुका था कि फ़ैसला तकदीर ही के हाथों होना चाहिए। खुद इस सिलसिले में कोई जिद्दोजहद बेमायनी है। इसके बाद मैं शहर गर्दी करता रहा, ज़्यादातर पब्लिक मुकामात पर ही वक्त गुजारा और ये देखता रहा था कि इस शहर के जाहिल लोग तकदीर को किस तरह ठुकराए हुए हैं। 10 लाख रुपए का इनामी चेक उनके सामने मुतहर्रिक था, लेकिन कोई भी हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की सलाहियत नहीं रखता था। शाम हो गई। दोपहर का खाना भी एक भरे पूरे रेस्टोरेंट में खाया था, लेकिन वहाँ भी किसी की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहा। फिर मायूसी से होने लगी। मैंने सोचा कि तकदीर भी मुझे अभी आवारागर्दी का मौका देना चाहती है। फ़ौरन ही पुलिस वगैरह के जाल में नहीं फंसूंगा। फिर अपने होटल वापस आ गया, गुस्ल वगैरह किया और बैठा हुआ सोचता रहा कि अब करना क्या चाहिए। फिर रात को होटल के रिफ्रेशमेंट हॉल में आ गया और वहाँ मौजूद लोगों की तफरीहात से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। हर शख्स अपनी धुन में मगन। 10 लाख रुपए के हसूल से ना आशना, अपनी अपनी दोस्तों और हसीन साथियों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ़। लानत है तुम लोगों पर। अगर इस तरह तुम दौलत को ठुकराते रहे तो कभी ज़िंदगी में एक कामयाब आदमी नहीं बन सकते। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, लेकिन फिर कुछ हुआ। मैंने महसूस किया कि 2 अफराद जो एक मेज़ पर बैठे हुए थे मुझे चोरी चोरी देख रहे थे और उनकी आंखों में गहरी सोच के आसार थे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। काम बन रहा है। मैंने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया कि वो लोग मुझे बगौर देख लें। वो मुझे देखते रहे। फिर मैंने उनमें से एक को खामोशी से वहाँ से खिसकते हुए देखा और दिल में सोचा कि चलो इब्तदा हो गई। ये शख्स यकीनी तौर पर पुलिस को इत्तला देने गया है। ऐसा ही हो सकता है। मैं इत्मीनान से अपने तौर मसरूफियात में लगा रहा। खाना वगैरह भी वहीं बैठकर खाया और इंतज़ार करता रहा। दूसरा शख्स मुसलसल वहीं बैठा हुआ था और खासा मुस्तरिब नज़र आ रहा था। कई बार उसकी निगाहें मुझसे भी मिली और मैंने महसूस किया था कि जब भी मैं उसकी जानिब देखता हूँ और उसकी निगाहें मुझसे मिलती हैं, वो आंखें चुरा लेता है। एक बार मैं उसे देखकर मुस्कुराया भी और मैंने उसके चेहरे पर बदहवासी के आसार देखे। लुत्फ़ आ रहा था, वाकई लुत्फ़ आ रहा था। और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि रजब अली, खुदा तुझे हर मुश्किल से निकाले। इसके बाद मैं ये सोचने लगा कि ये बेवकूफ़ लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते। वो पहला आदमी कहाँ जा मरा है जो गालिबन किसी को इत्तला देने गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मेरी गलतफहमी हो। लेकिन उस शख्स का मुस्तकिल यहाँ तनहा बैठे रहना मेरे शुबे को ताकत दे रहा था। यहाँ तक कि मैं वहाँ बैठे बैठे उकता गया। दिल में सोचा कि अब एक चक्कर ज़रा बाहर का लगाया जाए और अगर ये अहमक के बच्चे कुछ नहीं कर सकते तो फिर जाकर अपने कमरे में आराम किया जाए। मैं बाहर निकल आया और इसके बाद चहलकदमी करता रहा। होटल के बड़े गेट से भी बाहर आ गया और फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि 3 अफराद मेरी जानिब बढ़ रहे हैं। ये तीनों तेज़ तेज़ कदम उठाए हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर मेरे करीब पहुंच गए। एक्सक्यूज़ मी सर, उनमें से एक की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैं रुककर उसे देखने लगा। दराज कामत आदमी था। मेरी जानिब रुख करके बोला, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी फरमाइए। क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त देना पसंद करेंगे? कहाँ? इसी फुटपाथ पर? मैंने सवाल किया। नहीं, अगर आप तैयार हों तो हमारे साथ थोड़ा सा सफ़र करना होगा आपको। क्या सड़क पर चलते हुए किसी आदमी से वक्त लेकर उसे इस तरह पेशकश की जा सकती है? ये पेशकश आपके हक़ में है। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पुलिस के चंद अफराद सादा लिबास में आपका ताक़ुब कर रही हैं। वो किसी ऐसी पोजीशन के मुंतज़िर हैं जहां आप आसानी से उनके कब्ज़े में आ जाएं। पहले उन्होंने आपके कमरे के गिर्द घेरा डाल दिया, लेकिन अब आपको बाहर निकलते देखकर उनमें से चंद अफराद आपके पीछे लग गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आपको यकीन ना हो तो अपने होटल में वापस जाइए। जो ही आप अपने कमरे में दाखिल होंगे आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। अगर आप पसंद करें तो अभी एक गाड़ी आएगी, आप फ़ौरन उसमें बैठ जाएं। हम आपको उनके चुंगल से निकाल ले जाएंगे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, लेकिन आप कौन हैं? आपके हमदर्द, उसी शख्स ने कहा। ठीक है मिस्टर हमदर्द, आप गाड़ी मंगवा लीजिए, मैंने कहा और उस शख्स ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। सिचुएशन दिलचस्प थी और मैं तो इन दिलचस्पियों के हसूल का ख्वाहिशमंद था ही। उस शख्स ने दोनों हाथ ऊपर किए और उन्हें मखसूस अंदाज में लहराया। इसके बाद वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ गए। मैं उनके तरीक़ेकार को समझ चुका था।
फौरन ही अकब से एक गाड़ी नमूदार हुई और मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। इसके बाद उसका पिछला दरवाज़ा खुल गया और मैं उसमें जा बैठा। गाड़ी ज़रा सी आगे बढ़ी तो वो तीनों भी उसमें सवार हो गए और इसके बाद वो बर्क रफ्तारी से चल पड़ी। वो शख्स जिससे मेरी बात हुई थी मेरे नज़दीक ही बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, अगर आपके ख्याल में पुलिस के अफराद मेरा ताक़ुब कर रहे हैं तो क्या वो इस गाड़ी का ताक़ुब करने की कोशिश नहीं करेंगे? अहमक अपनी हिमाकत से आपको खो बैठे। वो असल में आप पर फौरी तौर पर हाथ डालने से गुरेज कर रहे थे। चुनाचे वो पैदल आपके पीछे आ रही हैं। पहले उन्होंने आपके कमरे के गिर्द मुहासरा कायम किया, ये मालूमात हासिल करने के बाद कि आप कौन से कमरे में मुकीम हैं। क्या मतलब? होटल के काउंटर से उन्होंने आपके बारे में तफसीलात मालूम की हैं। बड़ी देर से आपके सिलसिले में खलबली मची हुई है और वो लोग आपके गिर्द मुहासरा कायम कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सी हमाकत कर गए। वो इस वक्त इस बात की तवक्को नहीं रखते थे कि आप अपने कमरे में जाने के बजाय होटल के बाहर चहलकदमी के लिए निकल आएंगे, इसलिए वो मार खा गए। वो पैदल अफराद जो होटल के बाहर निगरानी कर रहे हैं आपके साथ पैदल ही आ रहे थे, लेकिन अब वो आपका ताक़ुब नहीं कर सकेंगे। वैसे भी हमने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर तारीखी रखी है ताकि वो नंबर प्लेट से हमारे बारे में मालूमात हासिल न कर सकें। गुड। मैंने गर्दन हिलाई। गाड़ी की रफ्तार बेपना तेज थी और वह जल्द अज जल्द दूर निकल जाना चाहते थे। इसका मतलब है कि दो अफराद जिन्होंने मुझे पहले देखा था पुलिस या इंतज़ामिया के किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को इतला दी थी, लेकिन ये लोग गालिबन पुलिस से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। खैर, अब जो कुछ है वो तो सामने आ ही जाएगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा और इत्मीनान के साथ सफ़र करता रहा। कार गालिबन बिला वजह ही सड़कों के चक्कर लगा रही थी। ये अंदाज़ा लगाने के लिए इसका ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। और इसके बाद वो एक सीधा रास्ता इख्तियार करके बिलाखिर एक खुशनुमा इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो गई। कंपाउंड का गेट खुदकार था। चुनाचे कार के अंदर दाखिल होते ही वो बंद हो गया और कार पोर्च में जा रुकी। वो तीनों अफराद नीचे उतर आए। अगली सीट पर सिर्फ एक ड्राइवर था। उसी शख्स ने जिसने अब तक मुझसे गुफ्तगू की थी ड्राइवर से कहा, कार को गैराज में बंद कर दो और एहतियात के तौर पर कल इसका रंग तब्दील करा देना, लेकिन गैराज के अंदर ही तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जी सर, ड्राइवर ने जवाब दिया। आइए मिस्टर जलाल सहगा। उस शख्स ने पहली बार मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया, लेकिन मुझे इस पर हैरत नहीं हुई। जाहिर है वो लोग मुझे अपना मामू जान समझकर यहाँ नहीं लाए थे। मेरे बारे में खासी मालूमात हासिल की होगी उन्होंने, इसके बाद ही वो मुझे यहाँ तक लाए थे। लेकिन मामला 10 लाख के हसूल का नहीं मालूम होता। चूँकि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही मामलात में गुजरी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में लातादाद तजुर्बात किए थे, इसलिए मेरा तजुर्बा मुझे इस वक्त भी धोखा नहीं दे रहा था और यूँ लग रहा था मुझे जैसे कोई नया और दिलचस्प खेल शुरू होने वाला है। अंदर दाखिल होने के बाद वह मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक कमरे के दरवाजे पर लाए। फिर यहाँ से उनमें से 2 अफराद रुखसत हो गए और वही शख्स जो पहली बार मुझसे मुखातिब हुआ था मुसलसल मेरे साथ मसरूफ़ रहा। वह मुझे अंदर ले आया। ये एक खासा वसी कमरा था और इसमें इंतहाई आला दर्जे का फर्नीचर पड़ा हुआ था। उसने मुहज़्ज़ब अंदाज में मुझे बैठने का इशारा किया और मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर जलाल सहगा, दर हकीकत ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अजनबी नहीं होगा। मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, हम लोगों के साथ ताउन कीजिए। ये ताउन हम दोनों के हक़ में बेहतर रहेगा। हम जानते हैं कि आप किस पाए के इंसान हैं और यकीनी तौर पर आप अपनी शायान शान ज़िंदगी ही गुजारना पसंद करते होंगे, बजाय इसके कि पुलिस से ताउन करके जेल में ज़िंदगी गुजारें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे देखता रहा तो उसने कहा, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप ताउन करेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार भी। इसके बाद वो बाहर निकल गया। मायने खेज अंदाज में शाने उचकाकर मैं गर्दन हिलाने लगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर वो 2 अफराद दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आला दर्जे के सूट पहने हुए थे और यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मामूली शख्सियत के हामिल न हो। इसके अलावा उनके चेहरों से भी अंदाज़ा हो रहा था कि कम अज़ कम वो मुकामी नहीं हैं, बल्कि किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हो सकता है मशरिक़ वुस्ता के किसी मुल्क से। उनमें से एक दराज कामत और लंबे चौड़े बदन का मालिक था। उसकी ऊपर कोठी हुई मूंछें और चौड़ा सीना इस बात की गुमाजी कर रहा था कि वो एक ख़तरनाक और ताकतवर आदमी है। दूसरा उसे किसी कदर मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक था। उसके चेहरे पर नरमी थी, पेशानी कुशादा और बाल गहरे ब्राउन, मूंछें छोटी छोटी। उसकी शख्सियत कुछ पुरस्रार सी महसूस हो रही थी। वो अंदर दाखिल हुए। भारी भरकम शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम अदील कशफी है और ये मेरे साथी हारिस शाद। आपको यकीनन हमसे मिलकर और हमारे इस अंदाज से हैरत हुई होगी मिस्टर जलाल सहगा। हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि हम लोग आप पर मुकर्रर शुदा इनाम हासिल करने के लिए आपसे रुजू हुए हैं। सबसे पहली बात यह है
कि आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मुकामी पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अगर मुकामी इंतजामिया ये चाहे कि हम 10-10 लाख रुपए आप पर से निछावर करके 10 आदमियों में तकसीम कर दें तो हम बखुशी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस कायनात में आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेरे लिए और कोई नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हकीकत यही है। हालांकि हम जानते हैं कि आपने ये अल्फाज हमारा मजाक उड़ाने के तौर पर कहे, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त हम आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। वेरी गुड। दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। आपके इस जज्बे के पीछे यकीनी तौर पर कोई गर्ज और कोई मकसद ज़रूर होगा, लेकिन सारी दुनिया मकसद से खाली नहीं है। हर शख्स का कोई ना कोई मकसद होता है। क्या ही उम्दा बात है। आप हमें बैठने की इजाज़त देंगे? तशरीफ़ रखिए, मैंने कहा और वो दोनों मेरे सामने एक सोफे पर बैठ गए। फिर उनमें से एक ने कहा, लोग जलाल सहगा को मामूली शख्सियत का मालिक समझते हैं। मैं आपकी तारीफ़ करके आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि आपका पूरा बायोडाटा हमारे सामने है और मैं जानता हूँ कि मुकामी इंतज़ामिया के अफराद आपको निगाहों में लाने के बावजूद आप पर आसानी से हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्होंने आपके लिए नाकाबंदी की है। इससे यह जाहिर होता है कि वो आपसे खौफज़दा हैं। उन्होंने इस तरह बेशुमार अफराद को आपके गिर्द फैलाने की कोशिश की थी जैसे किसी पूरे गिरोह को गिरफ्तार करना चाहते हों। वो आपसे बेहद खौफज़दा हैं और उनका खौफ वजह है कि सहगा के बारे में उन्हें मुकम्मल मालूमात हासिल हैं। यह हम भी जानते हैं कि कत्ल व गारतगरी से आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप किसी इंसान को अपने रास्ते से हटाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करते। आपने दुनिया की उन मुश्किल तरीन जगहों पर अपनी पसंद की चीज़ें हासिल की हैं जहाँ के बारे में यह समझा जाता था कि ऐसा किया जाना मुमकिन नहीं है। बहरहाल आपके बारे में यह सब कुछ हमें मालूम हो चुका है और इसके बाद ही हमने आपसे रुजू किया। अगर हम अपना तारुफ इस अंदाज में करवा दें कि हम एक मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और वह मुल्क ये नहीं है जहाँ हम और आप इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उस मुल्क के सरबराह के खसूसी शोबे के ऑफिसर आला ने हमें आपकी तलाश और आपके हसूल के लिए मामूल किया है, तो आप हमसे मुकम्मल तौर पर मुतारिफ हो जाएंगे। और अब आप ये समझ लीजिए कि आपसे हमारी मुलाकात और आपके सुपुर्द किए जाने वाला काम इस नौयत का है। मैं दायां रुखसार खुजाते हुए उनकी सूरतें देखता रहा। हारिस शाद और अदील कशफी मुझे खासे दिलचस्प लोग मालूम हुए। अपना जो ख्याल उन्होंने पेश किया था वो भी दिलचस्पियों का हामिल था। कुछ लम्हे मैं उनकी सूरत देखता रहा, फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपने मुझे जलाल सहगा के नाम से मुखातिब किया है और मुझे मेरे बारे में तफसीलात बताई हैं मिस्टर अदील कशफी और हारिस शाद, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है। क्या आपको खुद पर इस कदर एतमाद क्यों है? आपने ये यकीन क्यों कर लिया कि मैं जलाल सहगा ही हूँ? मैंने खुद अपना तारुफ तो नहीं कराया। मेरे इन अल्फाज पर उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर अदील कशफी ने कहा, तो क्या आप इस बात से इनकार करना चाहते हैं कि आप जलाल सहगा नहीं हैं? फ़र्ज़ कीजिए मैं करता हूँ तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जलाल सहगा की शख्सियत ऐसी नहीं है कि उसके बारे में कोई धोखा खा सके। ना पुलिस आपके सिलसिले में धोखा खाएगी और ना हम। लेकिन अब मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं जलाल सहगा नहीं हूँ। इसकी वजह हम जानते हैं, कशफी ने कहा। जी? मैंने हैरत से कहा, जी हाँ, इसकी वजह हम जानते हैं। क्या वजह हो सकती है कशफी साहब? आप यकीनन ये सोच रहे हैं कि हमारा ताल्लुक भी इंतज़ामिया से है और हम बड़ी एहतियात से आपके साथ आपकी हैसियत को तस्लीम करवा रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये भी नहीं सोचता तो फिर अपने आप को छुपाने की कोई वजह हमारी समझ में नहीं आती। छुपाने की नहीं है, आपसे खुलकर कह रहा हूँ कि मैं जलाल सहगा नहीं हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आने वाले वक्त में आपको इस बात का इल्म होता है कि मेरा कहा दुरुस्त है, तो मेरे साथ आपका रवैया क्या होगा? आपने ये अनोखी बात कही है कि हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको मौका दूं कि आप ऐसा सोचिए। नहीं जलाल सहगा, ऐसा ना कहो, ये काम बढ़ाने वाली बात है। तुम हम पर एतबार करो, हम तुम पर एतबार कर रहे हैं। यानी ये कि मैं तस्लीम कर लूँ कि मैं जलाल सहगा हूँ। अगर तस्लीम नहीं भी करोगे तो ठीक है, बाहर की दुनिया में जाओ, अपने लिए माहौल देखो, और जब तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुमने हमसे ताउन ना करके गलत किया है तो हम एक बार फिर तुमसे मिलेंगे। जहाँ भी तुम होगे हम तुम्हें हासिल कर लेंगे। हमारा तुमसे वादा है और ये पेशकश है तुम्हारे लिए। गोया मैं जा सकता हूँ? मैंने सवाल किया और अदील कशफी के चेहरे पर मायूसी की लहर फैल गई। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, हम अपने मुखलिसाना ताउन की पेशकश एक बार फिर करती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये महसूस करती हैं कि आपका हम पर मुनकशिफ होना आपके लिए सूदमंद नहीं है तो ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी मैंने कि मेरे इस अंदाज पर उनके अंदर क्या हलचल पैदा होती है, लेकिन दोनों के चेहरे मायूसी से सिकुड़ रहे थे।
दरवाजे तक पहुंचा। वो मुझे देखते रहे। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैं खुद ही दरवाज़ा बंद करके वापस पलट पड़ा और उनके चेहरों पर एक बार फिर हैरत नजर आने लगी। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, और अब आप मुझे बताइए कि मेरे सुपुर्द क्या ड्यूटी की जानी है। गोया आप? जी हाँ, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आप ऐसा कीजिए मिस्टर जलाल सहगा कि बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम करें। रफ्ता रफ्ता हमें एक दूसरे पर एतमाद हासिल होगा। आप 2-3 दिन पुरऐश गुजारें, बाहर के मामलात हम देख लेते हैं। आपके सिलसिले में खासी हलचल होगी। शायद आपको इस बात का इल्म हो कि अखबारात में आपकी तस्वीर शाया की गई है। जी, तो फिर आइए आपको आपका बेडरूम दिखा दिया जाए। मैं तैयार हो गया। ये सारी चीज़ें गैर फितरी और गैर हकीकी महसूस होती थीं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनका ताल्लुक इन मामलात से कभी ना रहा हो। वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक फिक्शन है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। बाहर की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम सतह से कुछ बुलंदी पर। निचली सतह पर जिंदगी एक ही अमल में रमा दवा है, तलाश रिस्क, हसूल रिस्क और उसके बाद घर। लेकिन हम जैसे लोगों की जिंदगी इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इवन कार्लोस के साथ मैंने जिंदगी के जो लम्हात गुजारे थे वो अपनी नौयत के बिल्कुल मुख्तलिफ लम्हात थे। उसे भी एक शबलीस की हैसियत से मुख्तलिफ समझा जाएगा, लेकिन हकीकत कोई मेरे दिल से पूछे, जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी या जो बीत रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। और इस कहानी के बारे में बहुत से दिलों में शुकूक व शुबहात होंगे, लेकिन हर शख्स का अपना एक माजी होता है। हर शख्स की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। हर जिंदगी, हर लम्हा नए नए वाक़यात की हामिल है। अब ये अलग बात है कि किसी में सादगी और किसी में ऐसे उलझाए जो समझ में ना आए, और जो समझ में ना आए वही फिक्शन मालूम होते हैं। वो बेडरूम बहुत खूबसूरत था जिसमें मुझे पहुंचाया गया। मैं वहां पहुंचने के बाद ज़रूरियात से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया और इसके बाद उन लम्हात के बारे में सोचता रहा। बहुत देर तक मैं जागता रहा और सोचता रहा, और इसके बाद मैंने रजब अली को याद किया और फिर आंखें बंद कर लीं। ख्वाब में भी रजब अली को देखता रहा। क्या अजीब चीज़ थी। उसने मुझे एक बार फिर ज़िंदगी की दिलचस्पियों में शामिल कर दिया, और दर हकीकत इस मास्क ने ज़िंदगी का अंदाज बदल दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे खुद पर इख्तियार हासिल था, और मैं जब चाहता अपनी शख्सियत बदल सकता था। ये एक इंतहाई दिलचस्प मशगला था जिससे मैंने लुत्फ़ अंदोज़ होना शुरू कर दिया। फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। मैंने ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं की और यूं ही दिन गुजार लिया। शाम के वक्त मैं बाहर निकला। इस दौरान एक मुलाजिम मुझे खाने पीने की अशिया फराहम करता रहा, लेकिन शाम को मैं बाहर निकला तो मुझ पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। मैं इस इमारत को देखता रहा जिसमें इस वक्त मैं मौजूद था। इमारत के अंदर पुख्ता रास्ते के दोनों तरफ वसी लॉन था जिस पर खूबसूरत फूल खिले हुए थे। वैसे माहौल और मौसम भी बहुत खूबसूरत था। मुझे सिर्फ एक शख्स नजर आया जो गेट के करीब मौजूद था और मुसल्ला मालूम होता था। उस वक्त मुझे अदील कशफी वगैरह नज़र नहीं आए, लेकिन मैंने किसी से मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की। रात को तकरीबन 7:30 बजे वो दोनों आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मैंने खासे बदले हुए अंदाज में उनसे गुफ्तगू की। अब उस अंदाज में दोस्ती शामिल थी। अदील कशफी ने कहा, जनाब जलाल सहगा, ये अखबारात देखे आपने? नहीं, दिखाइए। मैंने कहा, लीजिए आप ये अखबारात देखिए, हम दोनों ज़रा मसरूफ़ हैं। अखबारात देखने के बाद आप हमसे गुफ्तगू कीजिएगा। मैं अखबारात लेकर अपने कमरे के एक सोफ़े पर बैठ गया और फिर मैंने उसमें जलाल सहगा से मुतल्लिक खबरें तलाश की। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। दर हकीकत मुझे होटल में देख लिया गया था। मेरे गिर्द हदबंदी की गई थी, लेकिन इसके बाद यह बताया गया कि ख़तरनाक मुजरिम जलाल सहगा एक बार फिर पुलिस को जुल देकर एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। मुख्तलिफ किस्म की कियास सराइयाँ की गई थी। यह भी कहा गया था कि उसका पूरा गिरोह यहाँ सरगर्म अमल है और उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वैसे हुकूमत फ़्रांस और हुकूमत बरतानिया को भी जलाल सहगा की यहाँ मौजूदगी के बारे में इतला दे दी गई है, और इंटरपोल के ज़हीन तरीन अफराद 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं। सरहदों की नाकाबंदी कर दी गई है ताकि जलाल सहगा बाहर ना निकल सके। मैंने कई अखबारात में अपने बारे में क्या सराहियाँ और बयानात देखे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बस 2 हाथों की जुम्बिश का मसला है। चेहरे से नकाब उतार दूं तो जलाल सहगा का कहीं वजूद ना मिले। लेकिन ये दिलचस्प ज़िंदगी मुझे खासी दिलचस्प मालूम हो रही थी। कम अज़ कम इसमें हंगामा है, जिद्दोजहद है। एक जगह बैठकर तो दिमागी तवाज़ुन ही ख़राब हो जाएगा। चुनाचे क्यों ना इस मौके से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए। मैंने इन लोगों से मुकम्मल ताउन का फ़ैसला कर लिया और 1 घंटे के बाद जब उन्होंने मुझसे मुलाकात की, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं मेरे बारे में। कम अज़ कम ये हमारे बयानात की तस्दीक करते हैं कि हमने जो कुछ आपसे कहा था वो बिल्कुल सच था। हाँ, बिलाशुबा।
मैंने हंसते हुए कहा। तो फिर आपने यकीनी तौर पर इस दौरान फैसला कर लिया होगा। मैंने अपने फैसले से आपको पहले ही आगाह कर दिया था मिस्टर कशफी। हाँ बेशक, लेकिन फिर भी हमने आपको इसका मौका दिया कि हो सकता है आप अपने तौर पर कुछ सोचना चाहते हैं। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। गोया आप इसके लिए तैयार हैं कि हमारे लिए काम करें। तो फिर तैयार हो जाइए, आपको चलना होगा। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। फिर थोड़ी देर के बाद हम एक कार में बैठकर चल पड़े। मौसम ज़रा कुछ अजीब सा था। सड़क भीगी होने की वजह से तेज़ रफ्तारी से कार नहीं दौड़ाई जा सकती थी। सड़क के दोनों जानिब दरख्त उगे हुए थे, जिनकी चोटियां ऊपर से इस तरह मिली हुई थी कि धूप सड़क तक नहीं पहुंच सकती थी। ना जाने कौन से रास्ते से गुजर रहे थे ये लोग। मुझे यह सब कुछ अजनबी अजनबी महसूस हो रहा था। फासला तय होता रहा और थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत बंगले में दाखिल होकर रुक गई। कार का दरवाज़ा खोलकर वो दोनों नीचे उतरे और मैं भी उनके साथ नीचे उतर आया। हम आगे बढ़ते रहे और फिर एक कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ पहुँचने के बाद एक तीसरी शख्सियत से तारुफ हुआ। यह भी भारी बदन का एक पस्ता कामत आदमी था, लेकिन अपने हुलिये से खासा दौलतमंद मालूम होता था। रुई जैसे सफ़ेद बाल और उनके नीचे एक जानदार सुर्ख चेहरा। यह शख्स भी मुकामी नहीं मालूम होता था। उसने पूरे खिलाक अंदाज में मुसाफिया किया और फिर बोला, मेरा तारुफ इसलिए ज़रूरी नहीं है मिस्टर सैगा कि मेरा आपसे ज़्यादा वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपको वो काम बता दूं जिसके लिए मेरे मुल्क ने आप पर एतबार और इन्हिसार किया है। जी फरमाइए, मैंने कहा और उस शख्स ने एक कागज़ निकालकर सामने रख लिया। साथ ही उसने हाथ में एक पेन पकड़ लिया। एक्सलैंड, ये नाम अपने जहन में महफूज कर लीजिए। क्या दुनिया के नक्शे पर इसका वजूद है? मैंने सवाल किया। बिल्कुल नहीं। फिर मैं एक बेनाम जगह को अपने जहन में महफूज क्यों करूं? आपको इसकी भी तफसील बता दी जाएगी। मैं लिख रहा हूं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को हमने मुख्तलिफ नाम दिए हैं। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि हमारे जो भी इरादे हैं हम उनकी तफसील ना बता सकें। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि हम जिस मुल्क में कोई काम करना चाहें उसका नाम अपने तौर पर तजवीज़ कर लें ताकि किसी और को उसके बारे में मालूमात हासिल ना हो। मैंने इस नाम के सामने उस मुल्क का नाम लिख दिया है जिसका नाम हमने एक्सलैंड रखा है। गुड, एक्सलैंड। एक्सलैंड में एक खातून है, बड़ी साहिब इक़्तिदार, बहुत ही आला शख्सियत की मालिक। उनकी तहवील में एक बहुत बड़ा ख़जाना है। असल में ये ख़जाना एक ऐसी शख्सियत की मलकियत है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस शख्सियत ने इस खातून को अपना मतौली बनाया था, लेकिन इसके बाद चूंकि वो इस दुनिया में ना रही इसलिए वो अजीमुशान ख़जाना उस खातून की मलकियत में रह गया। वो उस पर नागिन बनी बैठी है। साहिब इक़्तिदार व इख्तियार हैं। आपको उससे जलाल सैगा वो ख़जाना हासिल करना है। वेरी गुड, लेकिन क्यों? मैंने कहा ना कि वो ख़जाना उसकी मलकियत नहीं है बल्कि उस शख्सियत की मलकियत है जो उस शख्स का वारिस है। हम ये ख़जाना उसके वारिस तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि ख़जाना किसका है। काम सिर्फ ये है कि मुझे ये ख़जाना हासिल करना है। इसकी तफसीलात आप मुझे बताएंगे? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। ये ख़जाना एक्सलैंड में मौजूद है। क्या काम ख़तरनाक नहीं है? बेशक, जाहिर है। अगर ख़तरनाक ना होता तो इसके लिए जलाल सैगा का इंतखाब क्यों किया जाता? ख़जाने की जगह के बारे में आपको इल्म है? नहीं। अगर हमें इल्म होता तो जाहिर है हम खुद उसे हासिल करने की कोशिश करते। तो फिर इसका इंकशाफ खातून दोजाना ही करेंगी। खातून दोजाना, वो खातून जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, यानी वो जिनकी तहवील में वो ख़जाना मौजूद है। वो एक ख़तरनाक खातून है। अगर ख़जाना मुझे हासिल हो जाए तो आपका क्या ख्याल है कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? बस वो ख़जाना तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। मुझे उस ख़जाने में से क्या मिलेगा? 50 लाख डॉलर और दुनिया के किसी भी मुल्क की रिहाइश, मेरा मतलब है शहरियत। और ये हम तुम्हें फराहम करेंगे बिल्कुल कानूनी तौर पर। तुम्हें एक अजनबी नाम से उस मुल्क की शहरियत हो जाएगी। अब ये तुम्हारा मामला है कि आराम से 50 लाख डॉलर हासिल करके अपनी ज़िंदगी को एक नए नाम और नए अंदाज में बसर करो। ये अपनी तफरीहात जारी रखो मिस्टर जलाल सैगा, उस शख्स ने कहा। देखिए मिस्टर सैगा, आपको एक्सलैंड पहुंचा दिया जाएगा। वहां पहुंचकर आपको खातून दोजाना से ताल्लुकात कायम करना होंगे और बकिया काम आप ही की जिम्मेदारी होगी। हमें से कोई भी शख्स आपके करीब नहीं फटकेगा क्योंकि एक्सलैंड में हमारी शख्सियत मशकूक है। हम तमाम तफसीलात आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये तमाम जिम्मेदारी आपको तनहा सर अंजाम देनी होगी। हम तफसीली तौर पर तो आपको ये नहीं बता रहे कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है, वो कौन शख्सियत है जो इस ख़जाने की दावेदार है, लेकिन इसके बावजूद कभी आपको इस बात का इल्म हो भी जाए कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है तो आप कभी किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इस मिशन के मुकम्मल सरबराह आप ही होंगे। खुदा न खास्ता अगर आप एक्सलैंड की हुकूमत की तहवील में आ गए तो आप हमारा नाम बिल्कुल नहीं लेंगे
और अगर आपने हमारा नाम लिया भी तो हम आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। ये समझ लीजिए कि ये राज आपको देने के बाद आपके और हमारे दरमियान एक ऐसा राब्ता कायम हो गया है जिसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको लाजमी तौर पर हमारा नाम और हमारी शख्सियत को छुपाना होगा। अलबत्ता हमारे आदमी एक्स लैंड में आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे और आप बराहे करम हमारे इस राज को कहीं ना जाने दें। ये आपकी जिम्मेदारी है और इस वक्त आप पर आयद की गई है, जब आप हमारे साथ काम करने पर आमादा हो चुके हैं। जी, मुझे अंदाज़ा है, मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। आप ये बताइए कि एक्स लैंड में आपको किसी गिरोह के अफराद की ज़रूरत होगी, पड़ भी सकती है, तो हम एक ऐसे गिरोह का पता आपको बता देंगे जो माकूल मुआवजा लेकर आपके साथ काम करने पर आमादा हो जाएगा। और इसके लिए आपको अपने तौर पर सब कुछ करना होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उस गिरोह के अफराद आपके बेहतरीन मुआविन साबित होंगे। जहाँ तक उनको मुआवजा अदा करने का ताल्लुक है तो आप यूँ समझ लीजिए कि ऊपर के जितने अखराजात होंगे वो हमारे ज़िम्मे होंगे। हम किसी न किसी शक्ल में वो मुआवजा आप तक पहुँचा देंगे। इसके अलावा जो रकम भी आपको दी जाएगी वो पेशगी कर दी जाएगी और उसे आपके नाम से एक बैंक में महफूज कर दिया जाएगा। वो कागजात आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन वो हमारी तहवील में रहेंगे और उस वक्त आपके सपुर्द किए जाएंगे जब आप अपने काम की तकमील कर लेंगे। मैं दिलचस्पी से ये तमाम बातें सुनता रहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। वेरी गुड, उस शख्स ने कहा और उठकर मुझसे दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया। यूँ समझ लीजिए कि अब आप हमारे एक साथी हैं। वैसे क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि इस सिलसिले में आप कार्रवाई का आगाज़ किस तरह करेंगे? आपका ख्याल है मेरा जहन कंप्यूटर तो नहीं है कि मैं फ़ौरन ही अपने मंसूबे की तफसीलात आपको बता दूँ? मैं गौर करूँगा, देखूँगा, सोचूंगा और उसके बाद अपना मंसूबा बनाऊँगा। ठीक है, जाहिर है इस सिलसिले में आप पर कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता, लेकिन हम बाकी बातें किए लेते हैं। और इसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक वो लोग मुझे खातून दो जाना और एक्स लैंड के बारे में तफसीलात बताते रहे। खामोशी से मैं ये तमाम बातें सुनता रहा और बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर मैंने कहा, एक्स लैंड रवाना होने से पहले मुझे क्या करना होगा? मेरा ख्याल है आपको अपने तौर पर अपने लिए जगह तलाश करना होगी। यानी आप मेरे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त नहीं करेंगे। चूँकि आपका मंसूबा हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए उस वक्त तक आप हमारे इसी मकान पर क़याम कर सकते हैं जहां आपको जगह दी गई थी। बाद में तमाम तर जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको किस तरह अपने काम का आगाज़ करना है और किस तरह आप इस मसले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद उन लोगों ने मुझे रुखसत किया और कशफी और हारिस मुझे लेकर चल पड़े। रास्ते में वो दोनों खामोश रहे और उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे उस मकान में मुंतकिल कर दिया और मैं अपने कमरे में आकर इस सिलसिले में तफसीलात पर गौर करने लगा। काम वाकई बहुत दिलचस्प है और मेरी ज़िंदगी अब तक जिस अंदाज में गुजरती रही है उसी का एक हिस्सा है, इसलिए इसे करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं था। दूसरे दिन सुबह मैंने अदील, कशफी वगैरह को तलाश करने की कोशिश की। हारिस शाद मेरे पास मौजूद था, उसी को मुझसे मुलाकात की हदायत कर दी गई थी। ये नरम फितरत आदमी मुस्कुराकर मुझसे मिला और बोला, यकीनी तौर पर आपने रात भर में अपने लिए मुनासिब फैसले किए होंगे। हाँ मिस्टर शाद, सबसे पहली चीज़ रकम है जो मुझे दरकार होगी। हारिस शाद ने गर्दन हिलाई और अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसके पास छोटा सा ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस में मुकामी करेंसी काफ़ी तादाद में मौजूद थी जो उसने मेरे सामने खोल कर रख दी। ये रकम आपके सपुर्द। इतनी सारी रकम? जी हाँ, एक्स लैंड जाने के लिए आपको ज़रूरत भी होगी। ट्रैवलर चेक बनवाने होंगे और बाकी इंतजामात भी करने होंगे। ये सब कुछ अपने तौर पर करेंगे। मिस्टर सैगा, जैसा कि आपसे अर्ज कर दिया गया था कि हम आपके मंसूबे में ज़रा भी शामिल नज़र नहीं आएंगे और सारा कुछ आप ही को करना होगा। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी कबूल कीजिए अगर हमारे काबिल हुई तो। जी बिल्कुल आपके काबिल है। आप यूँ करें कि बाज़ार से मुझे मेकअप का सामान ला दें। जाहिर है मुझे अपने चेहरे पर मेकअप करना होगा, वो आपको यहीं से फ्राहम कर दिया जाएगा। बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या आपको यकीन है कि आप उम्दा मेकअप कर सकेंगे? हाँ, इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके वसाइल हों तो मुझे एक्स लैंड जाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात फराहम करें। सॉरी, ये हम नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम नहीं चाहते कि किसी भी जगह हमें आपसे मुतल्लिक समझा जा सके। ठीक है, फिर एक्स लैंड तक पहुंचने के लिए पासपोर्ट और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। जी यकीनन। ये अच्छी बात है। आप जिस मेकअप में होंगे हमें उसका भी इल्म होगा। कुछ देर के बाद उस शख्स ने एक मेकअप बॉक्स लाकर मेरे सामने रख दिया। जाहिर है जुराइम पेशा अफराद का गिरोह था। ना सही जुराइम पेशा, मगर जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते थे उसमें तमाम चीज़ों की मौजूदगी उनके पास हैरान कुन नहीं थी। चुनाचे मेकअप का जो सामान उन्होंने मेरे सामने लाकर रखा वो इंतहाई जदीद किस्म का था। उसमें आला दर्जे के प्लास्टिक लोशन और मसनूई बाल वगैरह मौजूद थे।
जिनसे हर किस्म की शक्ल बनाई जा सकती थी। ये लोशन प्लास्टिक मास्क तैयार करते थे और जब मैं अपने चेहरे से मेकअप कर रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। ये मास्क लगाई जा रही थी और अगर सिर्फ तफरीही नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इंतहाई दिलकश था। घनी स्याह मूंछें, भवों के घने बाल और उसके नीचे एक सुर्खो सफ़ेद चेहरा जो दिलकशी का हामिल था। बेशक न पहली शक्ल मेरी अपनी थी और न ये शक्ल मेरी अपनी, लेकिन अगर शख्सियत दिलचस्प हो तो बहुत से काम आसान हो जाते हैं। एक निगाह देखने से मेरा चेहरा इंतहाई पुरवकार नजर आता। फिर जब हारिस शाद ने मेरा मेकअप देखा तो तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाकर कहा, और जलाल सहगा से हम यही तवक्को कर सकते हैं क्योंकि जलाल सहगा कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर हारिस शाद का शुक्रिया अदा किया। फिर काफ़ी देर तक हमारे दरमियान ज़रूरी अमूर पर गुफ्तगू होती रही और इसके बाद हारिस शाद ने कहा, हमारे लायक और कोई खिदमत हो तो बता दीजिए मिस्टर जलाल सहगा, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम के मुताबिक यह हमारी आखिरी मुलाकात है और हम आर्जी तौर पर एक तवील वक्फे के लिए रुक रहे हैं। मेरा मतलब है जुदा हो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, अंदाज़ा तो यही होता है, मैंने जवाब दिया। ये तो एक मजबूरी है, लेकिन एक खुशगवार मजबूरी। बेशक, और मैं समझता हूँ कि काम तकरीबन मुकम्मल है। अब मुझे अपने तौर पर ही सब कुछ करना है। बेशक, तो फिर अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने कहा और हारिस शाद हाथ मलते हुए मुस्कुराने लगा। फिर बोला, किसी मुअज़्ज़ज़ और प्यारे मेहमान के लिए ये अल्फाज कहे तो नहीं जाते। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और इसके बाद मेरे लिए लाजिम था कि मैं ये इमारत छोड़ दूं। हारिस शाद ने आखिरी बार मुझे खुदा हाफिज़ कहा और इसके बाद मैं इस इमारत से निकल आया। ये इमारत एक ऐसे इलाके में वाक़ थी जो बड़ी सड़क से कुछ फासले पर थी और अगर अपना कन्वेंस ना हो तो टैक्सी के हसूल के लिए थोड़ा सा फासला पैदल तय करना पड़ता। मैं इत्मीनान से चौड़ी सड़क की जानिब चल पड़ा। रास्ता चौड़ा था और कुर्ब जवार सुनसान पड़े हुए थे। हालांकि दिन का वक्त था, लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस हुआ कि मुझ पर एक रोशनी पड़ी है। एक लम्हे के लिए चौंका तो बगली सिमत में एक शख्स को देखा जिसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की हुई थी लेकिन उसे रोके खड़ा था। उसके गले में कैमरे का तस्मा नज़र आ रहा था और हाथों में कैमरा था। ये एक लंबे चेहरे वाला भौंडी सी शक्ल का आदमी था जिसकी ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी उगी हुई थी। गालिबन इसी ने कैमरे से मेरी तस्वीर बनाई थी और जब मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ तो उसने जल्दी से कैमरा लटकाया और बाइक को गियर में डालकर चल पड़ा। मैं हैरान रह गया, ये कौन है? दूर दूर तक कोई और मौजूद न था जिससे मैं ये समझता कि उस शख्स ने किसी और की तस्वीर बनाई है, लेकिन मेरी तस्वीर क्यों बनाई गई है और वो है कौन? चंद लम्हे उलझन के आलम में वहाँ खड़ा रहा और फिर ये सोचकर आगे चल पड़ा कि ये सब कुछ तो होगा, लेकिन फौरी तौर पर कोई खेल शुरू हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। ताहम यहाँ तो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। चुनाचे मुझे किसी खेल के शुरू होने की ज़्यादा परवाह नहीं थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। फिर चौड़ी सड़क पर पहुँचने के बाद मैंने एक टैक्सी हासिल की और टैक्सी में बैठकर चल पड़ा। एक भरे बाजार में उतरने के बाद मैंने एक स्टोर से कुछ सामान खरीदा, एक मुअज़्ज़ज़ शख्स की हैसियत हासिल करने के लिए और किसी होटल में बगैर किसी शुबे के मुंतकिल होने के लिए कम अज़ कम थोड़ा सा साजो सामान ज़रूरी था। चुनाचे मैंने ऐसी ज़रूरी अशिया खरीदी जो मेरे काम आ सकती थी। मैंने ये तमाम अशिया एक इंतहाई खूबसूरत सफरी अटैची केस में रखी। इसके अलावा मुझे और किसी शय की हाजत नहीं थी। फिर मैंने दोबारा टैक्सी करके होटल की जानिब रुख किया। होटल में मुझे कमरा हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई और मैं उस कमरे में मुंतकिल हो गया। वैसे तो जहन में बेशुमार उलझनें थीं, गौर करने पर आता तो एक के बाद एक उलझन आ खड़ी होती, लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों से तो निजात हासिल करने के लिए मैंने अपने आप को ये रुख दिया था। मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह तबीयत हैरत अंगेज़ तौर पर खुशगवार थी और ऐसा मूड काम करने में आसानियाँ पैदा करता है। चुनाचे नाश्ते वगैरह से फरागत हासिल करके मैंने लिबास तब्दील किया। होटल से बाहर निकला तो एक बार फिर जहन में उसी फोटोग्राफर का ख्याल आ गया, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। ऐसे ख्यालात दिमाग को उलझा देते हैं, जबकि मुझे बहुत से काम करने थे और इसके बाद मैंने उन कामों का आगाज़ कर दिया। दौलत के खेल से मुझसे ज़्यादा और कौन वाकिफ़ हो सकता है। थोड़ी सी रकम खर्च करके एक एजेंट को काबू में किया, जिसने बड़े पुरे इत्मीनान लहजे में कहा, रकम खर्च कीजिए साहब, आप ये बताइए कि आपको किस मुल्क का सदर बनना है। तुम मुल्कों का सदर बनाने का काम भी करते हो? मैंने तंज़िया अंदाज में उससे पूछा। वो हंसने लगा, फिर बोला, कहने में क्या हर्ज है साहब, मतलब ये था कि सारे काम आसानी से हो सकते हैं। मेरा काम पासपोर्ट बनवाना है, मेरे भाई का काम मुल्कों का सदर बनवाना होगा। तो फिर अपने भाई का नाम पता बता दो मुझे, जैसे आपने मुझे तलाश किया सदर साहब, ऐसे ही उसे भी तलाश कर लीजिएगा। एजेंट भी चरब जुबान ही था। बहरहाल उसने एक स्टूडियो में जाकर मेरी तस्वीर बनवाई और अर्जेंट की रसीद लेकर वहाँ से चल पड़ा। फिर बोला,
अब आप ज़रा सा फॉर्म भरवा दीजिए और दस्तखत कर दीजिए, समझ लीजिए आपका काम ख़त्म। फिर मुझे बता दीजिए कि पासपोर्ट आपका कहाँ पहुँचा दूँ। मेरे होटल का पता नोट कर लो, मैंने उससे कहा। फिर मैं एजेंट को होटल वगैरह के बारे में बताता रहा। आखिर में उसने कहा, देखो अगर ये पैसे लेकर फ़रार होने का इरादा है तो ऐसा करो, फ़रार होने के पैसे ये रख लो और मज़ीद रकम मुझसे ले लो, जिसमें तुम सचमुच मेरा काम करवा दो। फिर वो हंसने लगा और बोला, साहब इज़्ज़त का तायुन ना कीजिए, आप बेशक इज़्ज़तदार आदमी हैं, लेकिन हो सकता है कि हम भी बाइज़्ज़त ही निकल आएँ। उसके इन अल्फाज ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। फिर बाद में मैं उसके बारे में सोचता ही रहा। ये 3 दिन गुजारने के थे क्योंकि एजेंट ने 3 दिन का वादा किया था और इसके लिए मुझे एक मखसूस वक्त दे दिया था। मैं ये सोच रहा था कि इन 3 दिनों को गुजारना मेरे लिए खासा मुश्किल होगा, कोई ना कोई मशगला निकालना ही पड़ेगा। बहुत सी बातें सोची। एक बार फिर रजब अली याद आया और कुछ बातें याद करके मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अगर वो साथ होता तो इस वक्त एक ही मशवरा देता, बॉस बाजार हुस्न चलो। जब हुस्न बाजार में मिल जाता है तो फिर उसे गुरेज करना बेकार। बहरहाल कोई फैसला नहीं कर सका। मैं ज़रा मुख्तलिफ ही किस्म का इंसान था, लेकिन अब उसे क्या किया जाए कि कभी कभी कोई बात जहन में आती है तो वह मुकद्दर बन जाती है। अपने होटल ही वापस आया था। कमरे में जाना बेकार समझकर डाइनिंग हॉल में आ बैठा और एक मशरूब से शुगल करने लगा। मेरी मेज़ से थोड़े ही फासले पर एक लड़की बैठी हुई थी। उम्र 24-25 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाल बेहद खूबसूरत थे क्योंकि औरत के हुस्न से बहुत अरसे पहले अपनी आंखें बंद कर चुका था। जहन इस तरफ राग़िब भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अगर कोई खूबसूरत चीज़ सामने आ जाती है तो इंसान उससे निगाहें नहीं चुरा सकता। बस बालों की हद तक उसे हसीन कहा जा सकता था। वैसे भी उसका पूरा चेहरा दिलकश था। नादान खूबसूरत आंखें और दिलकश नकूश बुरे नहीं थे। तन्हा थी, मेरी जानिब देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। अब इस कदर नादान भी नहीं था इस दुनिया में। एक लम्हे के अंदर दिल में ख्याल आया कि क्या वक्त गुजारी के लिए वो अच्छी नहीं है। थोड़ा सा वक्त ही सही, कम अज़ कम जहन की धुंध छट जाएगी। चुनाचे जवाब में मैंने भी मध्यम से मुस्कुराहट फेंकी और बस काफ़ी था। वो अपनी मेज़ से उठी और मेरे पास आ गई। फिर शौक़ लहजे में बोली, जब आप ये बात जानते हैं तो मेरा ख्याल है पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। मैंने कहा, शुक्रिया। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। क्या नाम है आपका? मैंने सवाल किया। शक्ति, महान शक्ति, उसने कहा और आहिस्ता से हंस पड़ी। वाकई शक्ति तो है आपके अंदर, बल्कि महान शक्ति ही है। आपका क्या नाम है? डेविड यॉर्क। मैंने वही नाम बताया जो पासपोर्ट एजेंट को बता चुका था और जिस नाम से मैंने पासपोर्ट बनवाया था। अब इस नाम को अपने आप में शामिल करना चाहता था ताकि आदी हो जाऊं। क्रिश्चियन हैं? उसने सवाल किया। हाँ। ताल्लुक़ यहीं से है? चेहरे से क्या लगता है यहीं के बाशिंदे हो? तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा और वो फिर हंस दी और बोली, क्या इरादे हैं? ये सवाल करके तुमने अपने हुस्न की तौहीन की है। क्या मतलब? वो एकदम संजीदा हो गई। ये दरख्वास्त तो मुझे तुमसे करनी चाहिए थी। मैंने कहा और उसका चेहरा मज़ीद संजीदा हो गया। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, देखो मैं तल्ख अल्फाज बोलने की आदी हूँ। ऐसा कोई जुमला मुझसे मत कहो जिससे मेरी फितरत जाग उठे। लड़की अगर तल्ख ना हो तो बेमज़ा होती है। मैंने कहा, लड़की की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये तल्खी तुम्हारे मिजाज में क्यों है? इसका जवाब कोई नहीं दूंगी। मुझसे वो बातें करो जो एक बाजारी औरत से की जाती हैं। उसके इन अल्फाज पर मुझे हैरत हुई। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि कायनात में बिखरे हुए लातादाद तल्ख किरदारों की तरह ये भी कोई ऐसा ही किरदार है। वो जल्दी से बोली, मुआफ़ी चाहती हूँ, हालांकि कारोबारी लहजा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझसे सिर्फ कारोबारी गुफ्तगू करो। ठीक है, असल में मेरी फितरत में। चलो छोड़ो, मैं अपनी फितरत की बात करने की बजाय तुम्हारे बारे में गुफ्तगू क्यों ना करूँ? अगर मैं पसंद हूँ तो मुझे क्या करना है? क्या तुम्हारे पास कोई अपना मकान है या किसी होटल में मुकीम हो? मैं इसी होटल में हूँ, मगर इस होटल के बारे में तो सुना है कि ख़तरनाक जगह है। मैनेजर ज़रा मुख्तलिफ किस्म का आदमी है, छापे पड़वा देता है। हम जैसे लोगों को तो यहाँ कारोबार भी नहीं मिलता। लेकिन तुम जानते हो कि ग्राहक तो हर जगह ही मौजूद होते हैं और हमें जगहें बदलना पड़ती हैं, वरना कभी कभी मुश्किलात में भी गिरफ्तार हो जाती हैं। तुम्हारे पास अपना कोई मकान है? तो फिर? नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ चलो। हालांकि बाज़ लोग इस तरह किसी के साथ जाना पसंद नहीं करते, वो डरते हैं। मैं नहीं डरता। तो फिर ठीक है, मुझे खाना खिलवाओ, मैं भूखी हूँ, उसने कहा और मैंने वेटर को इशारा किया। वेटर ने मेन्यू लाकर सामने रखा तो मैंने उसको उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपनी महान शक्ति से काम लीजिए और डिनर का इंतखाब कीजिए। तुम भी खाओगे? हाँ, क्या हर्ज है। तो फिर अपनी पसंद से खाना मंगवाओ। नहीं, आज ज़रा ताकतवर खाना खाना चाहता हूँ, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। फिर उसने वेटर को ऑर्डर लिखवा दिया और बोली, हाँ, ऐसी बातें ज़हनी तौर पर शगुफ्ता कर देती हैं।
मैंने उस अजीब लड़की को देखा। बहुत कम ऐसा होता है। अमूमन इस किस्म की लड़कियां अपने ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं और उनकी पसंद की बातें करती हैं, लेकिन ये लड़की ज़रा मुख्तलिफ थी और मुख्तलिफ चीज़ें मुझे हमेशा ही से पसंद आती थी। मैंने उसकी काफ़ी पजीराई की और जो कुछ उसने चाहा मैंने उसको खिलाया पिलाया और फिर कहा, तो फिर महान जी क्या करना चाहिए हमें? उठना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कार है? नहीं, बेकार हूँ, मैंने कहा और वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया। बिल अदा करके मैं उसके साथ बाहर निकल आया। थोड़ी देर के लिए जहन बट गया था। बाहर निकलकर हम दोनों थोड़ी सी देर पैदल चलते रहे। फिर एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ गए। शक्ति ने टैक्सी ड्राइवर को अपना पता बता दिया। टैक्सी ड्राइवर ने एक मुस्कुराती हुई निगाह उस पर डाली और टैक्सी आगे बढ़ा दी। या तो वो उसका शनासा था या फिर टैक्सी ड्राइवर था। और टैक्सी ड्राइवर जानते हैं कि जब कोई औरत पता बताए तो इसका मकसद है कि मर्द उस पते से अजनबी है और सिर्फ औरत ही का राज है। कुछ देर के बाद एक दरमियाने दर्जे के इलाके में टैक्सी रुक गई और वह मुझे साथ लिए हुए आगे बढ़ी। फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरे साथ साथ फ्लैट में दाखिल होना मुनासिब नहीं है। यह शरीफों का इलाका है। हालांकि इस बिल्डिंग में बहुत से ऐसे शरीफ रहते हैं जो मेरे गाहक हैं, लेकिन ये शरीफ किसी दूसरे गाहक को मेरे साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। तुम फ्लैट नंबर 24 में आ जाओ, मैं दरवाज़ा खुला रखूँगी। याद रखना, फ्लैट नंबर 24। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे तो दाहिनी सिमत आता है। तुम्हें दरवाजे पर 24 लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैंने कहा और वो मुस्कुराती निगाह मुझ पर डालती हुई आगे बढ़ गई। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। क्या है ये सब कुछ, मैं सोच रहा था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद मैं ऊपर पहुंच गया और फ्लैट नंबर 24 के खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो दरवाजे के पास ही मौजूद थी। उसने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और बोली, आओ, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें कोई ख़ास खुशी नहीं होगी। मैंने फ्लैट का जायज़ा लिया। एक ही कमरा था और उसमें एक तरफ बाथरूम और दूसरी तरफ छोटा सा किचन जिसमें थोड़ी सी चीज़ें सजी हुई नज़र आ रही थीं। सामने ही चूल्हा रखा हुआ था। फर्श पर एक पुराना सा कालीन बिछा हुआ था जिसका रंग उड़ा हुआ था और धागे जगह जगह से उधड़े हुए। वहाँ एक ही बेड पड़ा हुआ था, एक छोटी सी अलमारी जिसके साथ ही एक बोसीदा ड्रेसिंग टेबल। बस ये इस फ्लैट की कुल कायनात थी। तो यहाँ रहती हो तुम? इस पर कोई तबसरा नहीं करोगे, बात सिर्फ एक रात की है और जो एक रात के साथी होते हैं उनके पास तबसरा करने के लिए वक्त कहाँ होता है। और फिर तुम खुद सोचो, किसी की बेकसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। बड़ी दिलजली मालूम होती थी। मैं मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर बैठ गया तो वो बोली, अगर तुम इस बात के ख्वाहिशमंद हो कि मैं एक औरत की तरह बैठकर तुम्हारे जूतों के बंद खोलूंगी तो इस बात को जहन से निकाल देना। एक रात का मुआवजा मैं 500 रुपये लेती हूँ। इससे ज़्यादा 1 रुपया लेना मुझे गवारा ना होगा। और जब इंसान सिर्फ किसी एक चीज़ का मुआवजा वसूल करता है तो बाकी उलझनों में नहीं पड़ता। मैंने हंसते हुए अपने जूतों के बंद खोले, उन्हें उठाकर दरवाजे के करीब रखा। वो अलमारी से लिबास निकालने लगी थी। फिर वो वापस पलटी तो मैंने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा, लिबास बाहर जाकर तब्दील करोगी? वह चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम यहीं इसी कमरे में लिबास तब्दील करने का इरादा रखती थी ना? पारसा बन रहे हो? बाहर। मैंने उंगली से इशारा किया। वो मुझे देखती रही, फिर हंसती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो लिबास तब्दील करके आ गई। उतारा हुआ लिबास उसने एक तरफ लटके हुए हैंगर पर टांगा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, खुद को मुनफरिद जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों बेकार वक्त ज़ाया करते हो? मुझ पर किसी की इनफरादियत का कोई असर नहीं होता। समझदार आदमी बनने की कोशिश करो। मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा। जेब में हाथ डालकर 500 रुपये का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, यह मुआवजा एडवांस रख लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें धोखा देकर फरार हो जाऊं। हाँ, ये तो है। उसने जल्दी से कहा और नोट हाथ में थाम लिए। फिर मुस्कुराती हुई बोली, और अब क्या हुक्म है? मैंने इस ज़रूरत से ज़्यादा हकीकत पसंद लड़की को नापसंदीदा निगाहों से देखा और कहा, अब यूं करो कि तुम आराम से इस ज़मीन पर सो जाओ, मैं तुम्हारे बिस्तर पर आराम करूँगा। अच्छा। उसने मुझे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, ज़रूरत से ज़्यादा हकीकत पसंद बनने की कोशिश कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है। मतलब यह है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे बिस्तर पर सोने के लिए आए हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझसे ऐसे अहमकाना सवालात ना करो तो उसका मुआवजा कितना होगा? एक लम्हे के लिए वो मुझे देखती रही और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, 500 रुपये में तो तुम किसी होटल में भी काम कर सकते थे। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम ना जाने कैसी बातें कर रहे हो जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तुम यही समझ लो कि मैं पागल खाने से भागा हुआ एक शख्स हूँ। कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई पागल तुम्हें टकरा जाता होगा। ऐसे मौका पर तुम क्या करती हो? मेरे इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह फिर बोली, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम शरारत कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी मालूमात को क्या चैलेंज करूँ, लेकिन वाकई तुम मुझे बोर कर रही हो।
तब तुम भाड़ में जाओ, उसने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर बोला, अब मैं भाड़ में जा रहा हूँ, तुम जिस तरह चाहो रात गुजार दो। और हाँ सुनो, सुबह को नाश्ता करके जाऊँगा, ये 200 रुपये और रख लो, नाश्ते का बंदोबस्त कर लेना। मैंने 100 के 2 नोट उसकी जानिब बढ़ा दिए। वो उलझी हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर जुबान से तो ना कहा, लेकिन अंदाजे से यही एहसास हुआ जैसे कह रही हो वाकई भाड़ में जाओ। 200 रुपये के नोट लेकर उसने अपने पास महफूज कर लिए। फिर बोली, अगर ऐसा है तो तुम आराम से कमरे में सो जाओ, मैं चलती हूँ। और सुनो, मैंने उसे दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए देखकर कहा और वो रुक गई। हाँ बोलो, किसी और को तुम मजीद मुनाफे के लिए रात को यहाँ नहीं लाओगी? उसने मेरी तरफ देखा और नागवारी के अंदाज में बाहर निकल गई। मैं बिस्तर पर लेट गया। लड़की से अभी गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन जुबान कड़वी करने का कोई शौक नहीं रखता था। वो वाकई ज़रा अजीब सी थी। अगर मैं उसकी रग छेड़ देता तो एक दुख भरी कहानी सामने आ जाती, और मैं इस वक्त कोई दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहता था। फिर मैं जागता रहा, लेकिन सुबह को जब जागा तो मैंने देखा कि वो फर्श पर सोई पड़ी है। मैं उसे देखता रहा, और सच्ची बात है कि मेरे दिल में दुख दर्द का एक समुंदर उमड़ आया। ये मासूम मासूम नाजुक नाजुक तितलियाँ जो बिल्कुल ही छुई मुई होती हैं, किस तरह इन रास्तों पर आ पड़ती हैं, और इसके बाद इनकी शख्सियत ही मस्क हो जाती है। और ये बदनसीब ना माँ कहलाती हैं ना बहन। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ ज़रूरत की चीज़ होती है। हालांकि इनका हक एक घर, एक शौहर और चंद बच्चे होता है। वो ज़िंदगी कैसी भी हो, इस ज़िंदगी से लाख दर्जे बेहतर होती है। लेकिन ये पुरहवस भेड़िए कभी भी हालात की सताई हुई लड़कियों को ये दर्जा नहीं देते, और इस तरह इन्हें बेवकूफ़ कर डालते हैं। मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी और मोहब्बत जाग उठी। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर गुसल खाने की जाने बढ़ा। गुसल वगैरह से फारिग होकर निकला तो वो उठ गई। एक लम्हे के लिए उसने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा। फिर बोली, माफ़ करना, मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। वो आंखें मलती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। फिर मुझे उस छोटे से दरवाजे के बावर्ची खाने से खुशबुएं उठती हुई महसूस हुई, और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ते की ट्रे उठाए हुए अंदर दाखिल हो गई। अंडे फ्राई, डबल रोटी के तले हुए टोस्ट, जेली, मक्खन उसने मेरे सामने रखे, और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो वाकई मेरे दिए हुए पैसे सभी खर्च कर दिए। आओ मेरे साथ नाश्ता करो। नहीं प्लीज़ तुम नाश्ता करो। शक्ति, मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानोगी तुम? गालिबन इसलिए कि रात गुजर चुकी है और नाश्ता भी मेरे सामने है। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर दुख की लकीर नमूदार हुई। फिर वो खामोशी से अपनी जगह से उठी, चाय का एक और खाली कप ले आई, और इसके बाद पहले मेरे लिए फिर अपने लिए चाय उंडेली और उसके छोटे छोटे घोंट लेने लगी। मैंने इत्मीनान से नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, तुम्हारी सुरख आंखें बताती हैं कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, देर तक सोने की आदी हूँ, क्योंकि रात को देर तक जागती रहती हूँ, लेकिन पिछली रात मामूल के मुताबिक जागती रही। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्वाहिश नहीं उभरती कि किसी रात तुम सुकून से सो जाओ? उसने मेरे इन अल्फाज का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से स्लाइस दांतों से कुतरती रही। तब मैंने कहा, अच्छा तो फिर अब यूं करो कि तुम इत्मीनान से सो जाओ। बहरहाल क्या कह सकती हूँ मैं। मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया, बाल वगैरह संवारे, और इसके बाद उससे कहा, अच्छा शक्ति, फिर मैं चलता हूँ। और हाँ सुनो, एक तोहफा देना चाहता हूँ तुम्हें, कबूल कर लोगी? हाँ। मैंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली जो पैक थी, और इसके बाद वो गड्डी उसके सामने डालते हुए कहा, ये पूरे 10,000 रुपये हैं, गोया तुम्हारी 20 रातों का मुआवजा। अगर मुनासिब समझो तो इन 20 रातों को आराम से सो जाना, मुझे खुशी होगी। वो फटी फटी आंखों से उस गड्डी को देखती रही। मैं फ्लैट के दरवाजे की जानिब चल पड़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बस बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होना चाहता था। फ्लैट से थोड़े फासले पर पहुंचकर मैंने अपने जहन के तमाम ख्यालात झटक दिए। इस किस्म की तफरीहात तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इन्हें अपने आप पर मुसल्लत करके जहन को प्रागंदा करना मुनासिब नहीं। अब मुझे अपने तब्दील शुदा जहन को प्रागंदा करना मुनासिब नहीं है। अब मुझे अपने तब्दील शुदा जहन के साथ अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए। बात सिर्फ एजेंट की थी जो मुझे पासपोर्ट वगैरह ला कर देगा। जब तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेता मैं और कोई बात नहीं सोच सकता, और इसके लिए मुझे इंतज़ार करना ज़रूरी था। दूसरी रात भी आई, लेकिन मैंने यह रात सुकून से अपने कमरे ही में गुजारी। यहाँ तक कि एजेंट मुकर्ररा वक्त पर मेरे होटल में पहुँच गया और उसने मुस्कुराकर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इसके साथ साथ ही मेरी खिदमत ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि तुम एक मखसूस जगह जाना चाहते हो जहाँ के लिए तुमने एंट्री कराई है, ये एंट्री मौजूद है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वहाँ पहुँचकर मेरे एक दोस्त से मिल सकते हो। वो दोस्त क्या है, बल्कि यूँ समझो मेरे चाचे का बेटा है, नाम है सीपी महिंदर। जगह मैं बता ही देता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद अगर एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहो और इंतहाई सस्ती कीमत पर, तो उसका पता और मेरा उसके नाम खत ले लो।
याद करोगे कि कोई दोस्त मिला था। मैं पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगा। मेरे जहन में सोचे जागुज़ीन थी। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में एक उम्दा बात थी, लेकिन फैसला सोच समझ कर करना था। कुछ लम्हों के बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उसके नाम खत देने और उसका पता बताने का मुझे क्या मुआवजा अदा करना होगा? कुछ नहीं, एकदम फ्री सर्विस। जाहिर है मेरे भाई का फ़ायदा होगा। वो जो कहते हैं कि चिराग से चिराग जलता है, तो तुम मुझे उसका पता बता दो और उसके नाम खत दे दो। ओके, उसने कहा। फिर मेरे सामने बैठकर उसने सीपी महिंदर के नाम पर्चा लिखा, जिसमें उसने कुछ ज़ाती बातें भी लिखी थी और मेरे बारे में लिखा था कि एक शरीफ आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इससे मुनासिब मुआवजा लेकर इसकी मदद करना। हारिस शाद या अदील कशफी वगैरह का तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि मैंने एक्सलैंड के लिए क्या प्रोग्राम बनाए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मेरे शानों पर रखने के बाद साफ साफ कह दिया था कि वो एक्सलैंड में मेरी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने अपने उस गिरोह का तज़किरा भी किया था जो वहाँ पर सरगर्म अमल था, लेकिन इस मामले में शायद वो अपने गिरोह को इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी थी। लेकिन मैंने सीपी महिंदर के नाम ये खत ले लिया और सोचा था कि अगर ज़रूरत पेश आई तो इस शख्स का साथ हासिल करूँगा, लेकिन इस ज़रूरत का सही फ़ैसला एक्सलैंड पहुँचने के बाद ही हो सकता था। बिलाखिर मैंने सफ़र की तैयारियां मुकम्मल की। अब यहाँ पर रहने का कोई जवाज़ नहीं था और इसके बाद मैं एक्सलैंड रवाना हो गया। एक खूबसूरत हवाई सफ़र के बाद जिसमें एक होस्टेस से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, बिलाखिर मैं एक्सलैंड एयरपोर्ट पर पहुँच गया। हवाई दोस्तियाँ हवाई ही होती हैं। एयर होस्टेस ने अलबत्ता बहुत खुश दिली से मुझे खुदा हाफिज़ कहा और मैं इस खुशगवार सफ़र की खुशगवार यादें लेकर एयरपोर्ट पर आ गया और बिलाखिर तमाम कवानीन से फरागत हासिल करने के बाद बाहर चल पड़ा। लेकिन एक बड़े से फ्रेम में मैंने जो तस्वीर आवेज़ां देखी तो उसे देखकर मैं हैरत से रुक गया। ये जलाल सहगा की तस्वीर थी। इसके साथ साथ ही मुकामी ज़ुबान में लिखा हुआ था, जलाल सहगा जिसकी आमद यहाँ मुतवक्का है, उसे जहाँ भी देखा जाए फ़ौरन ही महकमा पुलिस को इतला दी जाए। गिरफ्तार कराने वाले के लिए एक माकूल इनामी रकम मखसूस की गई है। होशियार रहिए, इस शख्स की गिरफ्तारी आपको एक बेहतरीन इनाम का हकदार करार देगी। मैंने मायने के इस अंदाज में गर्दन हिलाई। ये जुमला मेरे लिए बाइसे हैरत था, जिसमें यह कहा गया था कि उसकी यहाँ आमद मुतवक्का है। ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या मेरी निशानदेही की गई है या खुद जलाल सहगा यहाँ आने वाला है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि असल जलाल सहगा मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। हो सकता है उसे भी आसपास कहीं देखा गया हो। इसमें कोई शक नहीं था कि यह दिलचस्प सूरत हाल मेरे लिए पुरकशिश थी और मैं इन मामलात में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी ले रहा था। एयरपोर्ट के इलाके से गुजरने के बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद एक टैक्सी रोकी। मौजूदा सूरत हाल के तहत मैंने यही मुनासिब समझा कि सीपी महिंदर के घर ही पहुंचा जाए। कम अज़ कम एक शख्स ऐसा वाकिफ़ तो हो जो यहाँ के हालात से मुझे पूरी तरह आगाह कर सके। और फिर एजेंट ने भी यही कहा था कि सीपी महिंदर ऐसे आने वाले लोगों की मदद किया करता है। टैक्सी मतलूबा इलाके में पहुंच गई और मैं मालूमात हासिल करता हुआ बिलाखिर सीपी महिंदर के घर पहुंच गया। लेकिन दरवाजे पर पड़ा ताला देखकर मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। वो इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने अतराफ में निगाहें डाली और सोचा कि किसी से इस बारे में मालूमात हासिल करूं, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आई। अलबत्ता यहाँ से खासे फासले पर मुझे एक रेस्तोरां नज़र आ रहा था। हालांकि मेरे पास सफरी बैग मौजूद था जिसमें मेरे लिबास वगैरह थे और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई देख ले तो काबिल गिरफ्त हो। मैं रेस्तोरां की जानिब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद मैं रेस्तोरां में एक ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ से मैं इस इमारत पर नज़र रख सकूँ, जहाँ पर सीपी महिंदर का फ्लैट था। फ्लैट यहाँ से नज़र नहीं आता था, लेकिन इमारत का मेन गेट नज़र आता था। अलबत्ता मैंने ये भी सोचा था कि सीपी महिंदर को तो मैं पहचानता नहीं हूँ। अगर वो गुजरकर मेरे सामने अंदर भी जाए तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा। लेकिन रेस्तोरां में मैंने तकरीबन आधा घंटा गुजारा और एक बार फिर मैंने सोचा कि जाकर देखूं, हो सकता है कि सीपी महिंदर वापस आ गया हो। और मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। दरवाजे का बंद ताला अब खुला हुआ था। मैंने अपने अंदर खुशी महसूस की और चंद लम्हात में दरवाजे पर लगी बेल का बटन दबाया। जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था वो एक दराज कामत सरदार था। बड़ी सी पगड़ी सर पर बंदी, घनी दाढ़ी, सुर्ख और सफ़ेद चेहरा, बदन भी अच्छा खासा था। मुझे सवालिया निगाहों से देखकर बोला, हाँ जी, हुक्म करो। वैसे अपने ही इलाके के बंदे लगते हो। तुम सीपी महिंदर हो? ओए मजाल है किसी की भाई जी कि कोई और सीपी महिंदर हो सके। क्या मतलब? ओए मतलबी आदमी हम नहीं हैं जी, हमसे काम की बात करो। तुम सीपी महिंदर हो? बोला ना बाबूजी, और कौन हो सकता है सीपी महिंदर? मुझे तुमसे काम है।
तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ जी, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। अपनी शक्ल सूरत और चेहरे पर फैली हुई नरमी के साथ वो एक खुश मिजाज इंसान था। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, आओ जी, ये तो मेहमान खाना है, सारी दुनिया से आने वाले मेहमानों का, मगर तुम तो अपने ही बंदे लगते हो। महिंदर, मैं तुम्हारे नाम एक खत लाया हूँ। ओह, डाकिए हो जी, उसने हैरत से मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर कहा। नहीं भाई, फैसला करने में जल्दबाजी कर जाते हो, पढ़कर तो देखो। तो बाहर क्यों खड़े हो गए हो, अंदर आओ ना, उसने फिर पहले ही के अंदाज में कहा और मुझे लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम क्या था, बस चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी, जमीन पर नंगा फर्श था, कालीन वगैरह भी बिछा नहीं हुआ था और ना ही कोई और सजावट जिसे देखकर सीपी महिंदर की माली हैसियत का अंदाजा लगाया जा सके। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और मैंने कहा, ये खत पढ़ लो। लाओ जी, उसने कहा और मेरे हाथ से पर्चा लेकर खोलकर पढ़ने लगा। फिर इसके बाद वो पुरमुसरत लहजे में बोला, ओ कमाल हो गया भाई, मैंने कहा ना था कि तुम तो अपने ही बंदे हो, और ये मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, सारे रिश्ते हैं इससे, जिसका खत तुम लेकर आए हो। ओए तुम फिक्र ही मत करो, बताओ कैसी मदद चाहिए। महिंदर, पहले तो मुझे ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए। ओ ठहरे हुए हो भाई जी, कोई भाग तो नहीं रहे तुम, गोया तुम मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रहे हो। लो कमाल हो गया, अब इजाजत की भी जरूरत है, अपने बंदे हो भाई, घर है तुम्हारा जैसा भी है। आओ, अगर बाकायदा ठहरने की मालूमात हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं। बात असल में यह है जी कि ये होटल तो है नहीं, ये तो मेहमान खाना है, तुम्हारा अपना घर, और घर में जो कुछ होता है अपना ही होता है। जैसा भी हो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बिस्तर दिखा दूं। वैसे इस फ्लैट में 4 कमरे हैं, जिसमें से 3 में मैंने बेडरूम बना रखी हैं, एक ये ड्राइंग रूम है, तीनों में बेड पड़े हुए हैं, लेकिन वेरी बैड हैं। क्या मतलब? लो जी, फिर वही मतलब की बात, आप खुद देख लो जी, महिंदर ने कहा। मैंने कमरे में दाखिल होकर देखा, बेड था लेकिन वेरी बैड नहीं था। अच्छा खासा बिस्तर लगा हुआ था, अच्छा खासा कुशादा और हवादार कमरा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये जगह पसंद है। तो फिर ठीक है, तुम्हारा सामान यहाँ ही उठाए लाती हैं, यहाँ अलमारी भी है, अपने कपड़े वगैरह उसमें रख दो। मगर कितने दिन रहोगे भाई जी, इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें भगा दूँ, और मेहमान तो बड़ी इज्जत की चीज़ होती है जी। महिंदर, तुम्हारे दोस्त ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे हर चीज़ का मुआवजा मालूम कर लूँ। यार कसूर मेरा नहीं है, मेरे उस दोस्त का है, वो मुआवजे के बगैर बाथरूम भी नहीं जाता, महिंदर ने कहा और कह कहा मारकर हंस पड़ा। मैं भी उसके साथ मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कहा, तुम काफ़ी दिलचस्प आदमी हो। लो जी, तुम्हारी इस बात पर मुआवजा तो ख़त्म हो गया, और भाई जी कोई मुझे दिलचस्प कह दे तो मेरा तो जी खुश हो जाता है, और जिससे जी खुश हो उससे भला क्या लेन देन। मगर तुम देख लो तुम्हारे लायक जगह है या नहीं, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पर तुम। लो जी, अब तो तुम्हारा कुछ कर्जा भी हो गया मुझ पर, यानी दूसरी बार तुमने मुझे पसंद किया है। अच्छा यार छोड़ो इन बातों को, सुनाओ एक्सलैंड कैसी जगह है? जगह है जी, बस अच्छे लोग रहते हैं, बुरे भी लोग रहते हैं। वैसे भाई जी आपका नाम क्या है, तुमने पढ़ा नहीं? ओह हाँ, डेविड यॉर्क। मैं आपको डेविड कहूँ या यॉर्क कहूँ? 2 नाम मिलाकर कहना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारी मर्जी है, तो यॉर्क कह लेता हूँ। ठीक है, तो भाई यॉर्क जी आप बताओ खाने पीने का क्या बंदोबस्त करूँ? मैं सिर्फ फल खाता हूँ या चाय स्लाइस वगैरह? हो जाएगा जी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन महिंदर तुम्हें यह देखना होगा। मैंने जेब से खासी करेंसी निकाली और महिंदर बुड़बुड़ाता हुआ बोला, रख लेंगे जी, भला ये चीज़ ही ऐसी है कि अगर सामने आए तो इससे कौन इनकार कर सकता है। ये थोड़े बहुत अखराजात हैं, लेकिन एक वादा करना होगा तुमको। हिसाब पाई पाई का देंगे भाई जी, इसकी तुम फिक्र मत करो। नहीं, बल्कि तकल्लुफ़ नहीं करोगे। अगर कुछ ज़्यादा अखराजात हो जाएं तो मुझसे मांग लोगे। नहीं करेंगे जी, तुम कह रहे हो तो नहीं करेंगे जी। वैसे अपना धंधा भी इसी से चलता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे तकल्लुफ़ बिल्कुल ना करो। तुम फिक्र मत करो। अब ये बताओ कि एक्सलैंड में कोई काम है या ऐसे ही सैरो तफरी के लिए आए हो? देखो जी, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हम हरफन मौला हैं, यहाँ के बारे में खासी मालूमात रखते हैं। वैसे तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेधड़क बता देना, कोई भी चीज़ चाहिए। अगर कोई और धंधा करना है तो उसकी भी फिक्र मत करना, महिंदर ने आंख दबाकर कहा। और कोई धंधे से तुम्हारी क्या मुराद है? ओ जी, हम तो नामुराद हैं, हमारी कोई मुराद नहीं है, महिंदर ने कहा और मैं उसे गौर से देखने लगा। उसकी कुछ बातें सुनने के बाद यह अंदाज़ा तो बखूबी हो गया था कि वो एक तेज़ और चालाक आदमी है और हर तरह का काम कर सकता है। थोड़ा सा वक्फा देने के बाद अपने काम का आगाज़ करना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं था कि यह आदमी किसी किस्म के शुबे से बालातर था। उन लोगों ने जो काम मेरे सुपुर्द किया था वो उनके और मेरे दरमियान था। कम अज़ कम महिंदर जैसा कोई आदमी उनका साथी नहीं हो सकता।
और फिर महिंदर की निशानदेही एक ऐसे शख्स ने की थी जिसका किसी भी तरह उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं बनता था। चुनाचे महिंदर पर एतबार किया जा सकता था। फिर भी 24 घंटे मैंने इस तरह गुजारे कि बस एक्सलैंड की सैर करता रहा। जदीद तरीन शहर था, हर तरह की पूरा आसाइश जिंदगी से भरा हुआ। मामूलात भी यहाँ के बहुत दिलचस्प थे और एक तरक्की याफ्ता इलाका कहा जा सकता था। मैंने इसकी मुख्तलिफ जगहें देखी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल को एक एहसास मुसलसल रहा। गालिबन इसे छठी हिस्सी कहा जा सकता है, जो इंसान को बहुत से मामलात से आगाह कर देती है। एहसास ये था कि कुछ आंखें मेरी निगरानी कर रही हैं। कौन है ये लोग? ये भी हो सकता है कि उसी तंजीम के अफराद हों जिसका ताल्लुक अदील कशफी वगैरह से था, या फिर एक और चीज़ जहन में उभरती थी, वो फोटोग्राफर जिसने इस मौजूदा मेकअप में भी मेरी तस्वीर ले ली थी। यकीनन इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। बहरहाल अब छठी हिस्स की बात करता था और कोई ज़माना ऐसा था कि छठी, सातवीं, आठवीं, मगर ना जाने कितने हिस्से मेरा साथ देती थी। ज़हनों को पढ़ लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता था। आज सिर्फ छठी हिस्स पर भरोसा करना पड़ रहा था। दिल में एक शुबा ज़रूर था, लेकिन मैं खौफज़दा बिल्कुल नहीं था। ये अलग बात है कि जिस हैसियत से काम का आगाज़ किया था और जिस काम में दिलचस्पी ले रहा था उसे बरकरार रखना चाहता था। महिंदर अपने कामों में भी मशगूल रहता, वैसे यह शख्स बाकी सारे मामलात के अलावा एक थोड़ी सी पुरस्कार हैसियत भी रखता था। ना जाने इसका खुफिया कारोबार क्या था, कोई बात समझ में नहीं आती थी। फिर उस वक्त एक्सलैंड की सैर करके वापस आया था। भूख लग रही थी। खाने पीने के मामले में इस कदर एहतियात ज़रूर रखता था कि उल्टी सीधी जगह जहां खाने के बारे में तफसीलात मालूम ना हो कि किस अंदाज में पकाया जाता है और क्या क्या चीज़ पकाई जाती है, थोड़ा सा मोहतात रहकर खाना होता है। ज़्यादातर घर आकर ही खाना खाया करता, जो कुछ भी मिल जाए। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। भूख लग रही थी, चुनाचे में किचन में घुस गया और फ्रिज खोलकर जायज़ा लेने लगा। फ्रिज में अंडे, मक्खन और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें मौजूद थीं। चुनाचे मैंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया और डबल रोटी के स्लाइस गर्म करने लगा। अभी मैं स्लाइस प्लेट में रखकर फारिग ही हुआ था कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। टायरों की चिड़चिड़ाहट से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि गाड़ियां बहुत उजलत में रोकी गई हैं। मैं प्लेट उठाए खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की पर रंगीन शीशे लगे हुए थे जिनके आर पार देखना मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने करीब की खिड़की का पट खोला और बाहर झांकने लगा। दूसरे लम्हे मेरा पूरा बदन सनसना गया और मैं फटी फटी आंखों से बाहर का मंजर देखने लगा। वो एक कार और 2 छोटे ट्रक थे जो इस बिल्डिंग के सामने आकर रुके थे, और फिर उनमें से तकरीबन 15 या 20 मुसल्ला पुलिस वाले उतरकर हथियार संभाले पोजीशन लेने के अंदाज में इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ अफराद उनके ऑफिसर ही मालूम होते थे। मैं एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया। ना जाने क्यों मुझे यूं लगा जैसे मसला कुछ मुझसे मुतल्लिक है और वो लोग इस इमारत को घेरे में ले रहे हैं। फिर इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि एहतियात के पेश नज़र मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करूं। चुनाचे मैंने प्लेट वगैरह फुर्ती से रखी और बाहर निकल आया, और फिर सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलकर एकदम से ऊपर की मंजिल की जानिब दौड़ा। मेरे लिए अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। मैं छत पर पहुंच गया। तकरीबन 3 फुट ऊंची दीवार चारों तरफ खड़ी हुई थी। इसके अलावा छत पर फ्लैटों के मकीनों की टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई थी। मैंने आखिरी कोने पर पानी की टैंकी देखी। यही एक जगह थी जहां पनाह ली जा सकती थी। उधर मुसल्ला अफराद शायद बिल्डिंग में दाखिल हो चुके थे। मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए ही आए हैं, लेकिन अकल का तकाजा यही था कि अपने आप को महफूज करूं। चुनाचे तेज तेज कदम उठाता हुआ टैंकी के करीब पहुंच गया। आहिस्ता से ढकना उठाकर अंदर देखा। टैंकी की तह में तकरीबन 2 फुट पानी था। बाकी टैंकी खाली थी। चुनाचे मैं आहिस्तगी से टैंकी में उतर गया।